कविता बेटा, आज मानव ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है ना? आनंदी दीदी आने वाली है, कहीं भूल तो नहीं गया ना? कविता को जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हुए देखकर मैंने कहा, हाँ मम्मी, छुट्टी तो ले ली है, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, समय पर आ जाएंगे और आते हुए स्टेशन से बुआ जी को भी ले आएंगे। उपमा बनाते हुए कविता ने जवाब दिया। चलो फिर ठीक है। और हाँ बेटा, देख उनका स्वभाव थोड़ा अलग ही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। हो सकता है वह तुझे भी कुछ बोल दे, या कुछ ऐसा जो शायद तूने कभी सोचा भी नहीं हो, या फिर कुछ ऐसी बात जो तुझे बुरी लग जाए, या मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा। कहने का मतलब ये है कि उनसे थोड़ा संभल कर रहना। देख बेटा, तू जानती है मैंने मानव को जन्म नहीं दिया है, लेकिन मानव को दूध पिलाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो मेरा बेटा है और तू मेरी बहू। मम्मी मम्मी, एक मिनट। मानव मुझे बता चुके हैं कि आनंदी बुआ का स्वभाव कैसा है। और रही बात ये कि आपने मानव को जन्म नहीं दिया है, तो ये शायद मानव की और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मानव ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया है। क्योंकि अगर मानव की असली माँ भी होती ना, तो भी शायद वो मानव को इतना प्यार नहीं दे पाती जितना आपने दिया है। शायद वो मुझे इतना मान नहीं दे पाती जितना आपने दिया है। लोग तो बहू को बहू नहीं मानते, आपने तो मुझे अपनी बेटी मान लिया है। इसीलिए आप ये बात भूल जाइए कि आपने मानव को जन्म नहीं दिया है। मानव आपका बेटा है और हमेशा रहेगा। और ये बात यहीं पर ख़त्म हुई। और रही बात बुआ जी की, तो आने दीजिए उनको भी। अगर किसी ने मेरी मम्मी जी को कुछ कहा ना, तो देख लीजिएगा, अच्छा नहीं होगा। अपनी और मेरी भीगी हुई आंखों के कोर पोंछते हुए कविता ने कहा। दोपहर के लगभग 1 बजे जीजी आ गई। हाथ मुंह धोकर उन्होंने हम सब के साथ खाना खाया। कुछ औपचारिक बातचीत हुई और सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए, क्योंकि शाम को जीजी की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और मानव को उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना था। कविता भी अपने सारे काम निपटा कर आराम करने चली गई। शाम को जीजी तैयार हो गई और मानव उन्हें लेकर डॉक्टर के पास चला गया। कुछ टेस्ट करवाए, दवाइयाँ दिलवाई और आगे के इलाज के बारे में सारी जानकारी भी ले ली। सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था। रात को सब थक चुके थे, इसीलिए मैंने कविता से जल्दी बिस्तर लगाने की बात कही, ताकि सभी आराम कर सके। लेकिन थकावट के बावजूद जीजी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो मेरे पास आ गई। संगीता भाभी, शायद मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ करोगी? अचानक मेरे कमरे में आकर आनंदी जीजी कब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन जब इन्होंने ये शब्द कहे, तो मैं हिल सी गई और पलंग से उठ खड़ी हुई। माफी? लेकिन किसी ने जीजी? उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर मैंने कहा, भाभी, तुम सब जानती हो, लेकिन शायद भूल चुकी हो, और मैं भी भूल ही चुकी थी। लेकिन आज तुम्हारे लायक बेटे और अपने 3 नालायक बेटों की बराबरी करके देखी ना, तो समझ में आ गया, और सब कुछ याद भी आ गया कि खून चाहे अपना हो या किसी और का, अगर बच्चों में संस्कार नहीं डालोगे तो वो नालायक ही बनेंगे। लेकिन भाभी, तुमने मानव को जो संस्कार दिए हैं ना, वो झलक रहे हैं। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी ममता, बस इसी वजह से मानव इतना अच्छा इंसान बना है। जी जी, जो हो गया सो हो गया। मैं तो कब की भूल भी चुकी थी आपके उन शब्दों को। और रही बात परवरिश की, तो 12 साल बांझ होने का दर्द सहा है मैंने। इसीलिए जब मानव के रूप में मुझे संतान मिली, तो अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश की कि उसे बहुत सारा प्यार दे सकूं, ममता लुटा सकूं। लेकिन साथ ही मैं ये कभी नहीं भूली कि जितना जरूरी उस बच्चे के लिए प्यार है, उतना ही जरूरी संस्कार भी है। जानती हैं, जब मानव कोई गलती करता था ना, तो मैं उसे जी भरकर डांटती थी। लेकिन जब वह रोता था ना, तो उसे गले भी लगाती थी, चुप कराती थी, और साथ ही साथ उसे समझाती भी थी कि उसने कहाँ पर और क्या गलती की है, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, जिसके चलते उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझ में आने लगा। सही कहती हूँ संगीता भाभी, बच्चों को सही और गलत का फर्क जानना बहुत ज़रूरी है। तभी उनमें सही संस्कार आएंगे और समझ भी आएगी। लेकिन मैं तो इस गुरूर में ही रह गई कि मेरे 3 बेटे हैं। नहीं जानती थी कि तीनों में से किसी एक को भी मैं सही संस्कार और सही परवरिश नहीं दे पाऊंगी। और आज तीनों ही बेटे इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें अपनी इस माँ की भी ज़रूरत नहीं। जानती हो, जब डॉक्टर ने मुझे इलाज के लिए कहा ना, तो तीनों ने ही मेरा इलाज करवाने से मना कर दिया। लेकिन जब यह बात मानव को पता चली, तो उसने खुद ही आके होकर मुझसे कहा कि बुआ, आप यहाँ आ जाओ, मेरी बहुत जान पहचान है, मैं आपका इलाज करवा दूंगा। और एक मैं थी जो इस सोने के सिक्के को गंदा खून कह रही थी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। जब आपने मानव को गोद लिया था ना, तब आपके खिलाफ सबसे पहले मैं ही खड़ी हुई थी, और जाने अनजाने आपको बहुत दुख पहुंचाया था।
जी, सच कहूँ तो आपके कहे हुए शब्द मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मानव को गोद में उठाकर आपने कहा था कि गोद ही लेना था तो अपने ही परिवार के बच्चे को ले दे, लेकिन ये तो न जाने किसका गंदा खून होगा और कौन सा सुख देगा तुझे। खैर, कम से कम मांस का धब्बा तो हट जाएगा। जवाब तो मैं उसी दिन देना चाहती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया था। उसी पल मैंने खुद से ये वादा किया था कि खून चाहे किसी का भी हो, लेकिन अब ये मेरा बेटा है और इसे मैं अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार दूंगी, शिक्षा दूंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, ताकि मैं शान से कह सकूं कि ये मेरा बेटा है। सच कहूं तो वाकई में मैंने यह सब कुछ किया भी, लेकिन मेरा साथ मेरे इसी लायक बेटे ने दिया भी। मैंने इसे जो परवरिश दी, जो संस्कार दिए, उसने उसे अपनाया भी है और सार्थक भी बनाया है। बिल्कुल सही कहा भाभी, उसने सार्थक बनाया है, तभी तो आज मुझ जैसी बेअक्ल को भी ये समझ आई है कि खून चाहे किसी का भी हो, एक बच्चा कोरी मिट्टी होता है जिसे संस्कार, परवरिश और शिक्षा देकर सही आकार दिया जाता है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। मेरे तीनों बेटे तो मेरे अपने ही हैं, मेरा ही खून है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें लायक नहीं बना पाई। लेकिन तुम्हारा ये बेटा लायक बन गया। भाभी, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी परवरिश जीत गई और मेरी झोली में आए 3 नालायक बेटे, जिनको अपनी ही माँ की कोई परवाह नहीं। जी, जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगी कि मानव ने खुद आपको आगे होकर ये कहा है कि वह आपकी सारी जांचें भी करवाएगा, इलाज भी करवाएगा, तो फिर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर उससे कोई जिम्मेदारी अपने सर पर ली है तो वह पूरी कर लेगा। आखिर वह हमारा लायक बेटा जो है। हाँ, वो तो है, लेकिन भाभी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो किसी और के दिल को छलनी कर सकते हैं, लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि समय बहुत बलवान होता है और वह लौट कर हमारे पास ज़रूर आता है। जिस बच्चे को मैंने गंदा खून कहा था ना, आज वही मेरा इलाज करवा रहा है, मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मुझ जैसी औरत के मुंह पर यही सबसे बड़ा तमाचा है। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते कहते आनंदी दीदी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने भी आगे होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और इतना ही कह सकी कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। छोटी हूँ मैं आपसे, इसीलिए बार बार माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन कहानी आपको सुनने के लिए मिलती रहें। धन्यवाद।